दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि शेखर अपनी पत्नी सुमन को छोड़कर शिखा के साथ रहने लगता है। सुमन अपने पुराने दोस्त अश्विन से शादी कर लेती है और नई जिंदगी शुरू करती है। इस भाग में देखिए कैसे शेखर और शिखा की जिंदगी कर्ज में डूब जाती है, कैसे सुमन एक बेटी की मां बनती है और उसकी जिंदगी में एक नई बहार आ जाती है, और कैसे किस्मत एक दिन सबको आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते और गलत फैसलों की सजा जरूर मिलती है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो उस शाम सुमी और अश्विन की यानी नवविवाहित जोड़े का अश्विन के बंगले पर, मतलब सुमी और अश्विन के बंगले पर भव्य स्वागत हुआ। और उधर शेखर जब शाम को घर पहुंचा तो बिस्तर पर तलाक के पेपर रखे हुए थे। उस पर सुमी का साइन देखकर शेखर की बाछें खिल गईं। अब कोई दिक्कत नहीं थी। वो तलाक के पेपर लेकर खुशी से झूमने लगा। रात कैसे बीती पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी उठकर वो ऑफिस चला गया। शिखा के आते ही उसने वो तलाक वाला पेपर दिखाया। सुमी के बारे में उसने जरा भी नहीं सोचा। वो कहाँ गई या कैसी है, कोई मतलब नहीं। बस उसे तलाक के पेपर पर सुमी के साइन चाहिए थे, जो मिल गए थे। उसी दिन शेखर और शिखा ने छुट्टी लेकर मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर कुछ ही दिनों में एक फ्लैट किराए पर ले लिया, जिसे शिखा बहुत पहले ही देख रखी थी। शिखा ने धड़ाधड़ बेड, गद्दे, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और ढेर सारी चीजें सिर्फ एक ही दिन में खरीद डाली थी। कुछ रुपए दोनों के पास थे और कुछ इंस्टॉलमेंट पर खरीदारी कर ली थी। आखिर दो लोग कमा रहे थे, क्या चिंता थी। दोनों ने उस दिन बाहर ही खाना खाया। अगले दिन ऑफिस में भी खूब जमकर पार्टी चली थी। दोनों ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर मोटरसाइकिल के शोरूम में गए थे, जहां लिखा था चल कर आइए, चला कर जाइए। 0% डाउन पेमेंट पर एक मोटी ईएमआई पर मोटरसाइकिल खरीद ली गई थी। पुरानी स्कूटर उन्होंने अपने ऑफिस के गार्ड को दे दी थी। उस दिन देर रात तक दोनों मोटरसाइकिल पर घूमते रहे थे और रात का खाना भी उन्होंने हाईवे के ढाबे में खाया था। अब घर में सारी चीजें हो गई थी। बड़ा मस्ती भरा समय व्यतीत हो रहा था दोनों का। एक इतवार को जब शेखर और शिखा घर में बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे कि इंटरकॉम बज उठा। गार्ड ने बताया कि इलिट फाइनेंस कंपनी से कोई आए हैं। इलिट फाइनेंस कंपनी कौन है, बताइए, बात कराइए। शेखर ने चौंकते हुए कहा। इलिट फाइनेंस कंपनी का नाम सुनकर शिखा ने रिसीवर अपने हाथ में ले लिया और वो उससे बातें करने लगी। ठीक है, आप कल चेक डाल दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं ध्यान रखूंगी। और शिखा ने इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। ये इलिट फाइनेंस का क्या मामला है और चेक कौन सा बाउंस हो गया, चेक कौन सा क्लियर होना है? शेखर ने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं, ये लोग बस एक दिन की देरी होती है तो चले आते हैं तकाजा करने। अरे मगर कौन सा चेक और क्या? ओफ ओह, अब तुम भी ना एकदम सीबीआई वालों की तरह जिरह करने लगे। अरे वो इंस्टॉलमेंट वाला चेक दिया हुआ है ना, वो बाउंस कर गया था। कल अकाउंट में डाल देंगे किसी से लेकर। क्या? लेकिन अकाउंट में तो रुपए थे ना। वो एक छोटी सी पार्टी दी थी ना तुम्हारे बर्थडे के लिए, तो उसी में निकालना पड़ गया था। तुम चिंता मत करो, कल मैं शर्मा जी से लेकर अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगी। मगर शेखर को बड़ा ही अनिजी होकर तेज आवाज में बोला, हम ऐसी पार्टी क्यों करेंगे जब पैसे नहीं है तो? अब चिल्लाओ मत, तुम्हारी ही बर्थडे मनाने के लिए निकाला था। शिखा भी चिल्ला उठी, फिर तुरंत शांत होकर बोली, ओके डार्लिंग, सॉरी, अब से नहीं करूंगी बस। शेखर सोचने लगा कि ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई तकाजा करने घर तक पहुंच गया था, जबकि हर महीने वो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट छोड़कर ही अकाउंट से रुपए निकालता था। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई रुपये के लिए उसे टोके। एक दिन शाम को तो हद ही हो गई। जब शेखर दूध के बूथ से दूध का पैकेट ले रहा था तो सामने से किराना वाला आवाज देकर बुलाया और मिन्नतें करने लगा, सर कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता,
हमारा भी तो पर्व त्योहार है। अच्छा, कितने रुपए चाहिए? उसने सोचा कुछ मदद के लिए मांग रहा है। सर, 3 महीने का बकाया है, कुल करीब 32,000 रुपये होंगे। कुछ भी दे देते तो मेहरबानी होती। शेखर अकबका गया। 3 महीने का बकाया? अब शेखर समझ गया था कि ये महीने के खर्च के पैसे में से शिखा कुछ इधर उधर कर दी होगी और इस किराना वाले का बकाया रह गया। लेकिन 32,000, वो थोड़ा चिंतित हो उठा। मगर किराने वाला बेचारा बड़े ही आशा भरी नजरों से शेखर को देख रहा था। अच्छा, मैं कल कुछ करता हूँ, यह कहकर वो सीधा अपने बचपन के दोस्त रतन के घर चला गया, जो पास में ही था। रतन के रेडीमेड कपड़े की दुकान थी। कभी दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। अभी 32,000 रुपये के इंतजाम के लिए उसे रतन की ही याद आई। क्या बात है, ये दूध लेकर आए हो? चाय पत्ती और चीनी भी ले आते तो हम लोग साथ बैठकर चाय पीते। हंसते हुए रतन ने दरवाजे पर ही चुटकी ली थी। अरे नहीं, ये दूध ले रहा था तो तुमसे मिलने का मन। ठीक है यार, मैंने तो मजाक किया था, तुम तो सीरियस हो गए। फिर दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर गपशप के बाद शेखर ने एक जरूरी काम का बहाना बनाकर 30,000 रुपये उधार मांग लिए थे। शेखर जाने को हुआ, मगर रतन की पत्नी बिना खाना खाए उठने ही नहीं दी। कितने दिनों के बाद वो रतन से मिला था। खैर, खाना खाकर वो जल्दी से किराना वाले को रुपये देने के लिए पहुंचा। तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। वो रुपये लेकर घर पहुंचा। शिखा के इस रवैये पर शेखर बहुत दुखी था। वो सोच रहा था कि आज शिखा को साफ साफ समझा देगा कि इस तरह की हरकत वो ना करे। किसी का बकाया रखकर रोज रोज गुलछर्रे उड़ाना सही नहीं है। लेकिन दरवाजा खुलते ही शिखा खुशी से चहक उठी। आ गए तुम? कहाँ चले गए थे? मैं कब से तैयार बैठी हूँ, जल्दी चलो। सी ब्लॉक में डायमंड की एग्जीबिशन लगी है, अब बंद भी हो जाएगी। जल्दी चलो, ये दूध फ्रिज में रख दो। शेखर को समझ में नहीं आया कि डायमंड की प्रदर्शनी में वो जाकर क्या करेगा। चलो ना बाबा, सिर्फ जाना ही तो है, रुपये थोड़े ही हैं जो कुछ खरीदेंगे। शेखर को याद आ गया, वो ऐसे ही एक बार सुमी को 5 सितारा होटल में ले गया था, जहां उसने कहा था कि सिर्फ देखना है, कुछ खरीदना नहीं है। वो दूध का पैकेट फ्रिज में रखकर घूमा और पूछा, वो किराना वाला 32,000 मांग रहा था, उसे हर महीने रुपया नहीं देती हो? अच्छा वो, अरे दे देंगे भाई, उसका क्या है। कुछ कह रहा था क्या? अगर उधार नहीं देगा तो दूसरी दुकान से ले लेंगे, और क्या। शिखा ने बड़े ही लापरवाही से कहा, ये 32,000 रुपये लो और कल उसे जरूर से दे देना, अभी रतन से मांग कर ला रहा हूँ। शेखर ने रतन से मांगे 30,000 रुपये में 2,000 और मिलाकर शिखा के हाथ में रख दिए। बड़े ही ताकीद से कहा। शिखा ने रुपये अपने पर्स में ठूंस लिए और दरवाजा बंद करके लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जानते हो, अग्रवाल साहब का साला है कलकत्ता में, उसकी ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान है। यहाँ कई दिनों से अपनी बहन के घर में सेल लगाए हुए था, तरह तरह के जेवरात लाया है, और वो भी एकदम सस्ते दामों में। मुझे तो पता ही नहीं था, वो अभी कुछ देर पहले मिसेज गुप्ता ने इंटरकॉम पर बताया। चलो देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है। शिखा लिफ्ट में चहकते हुए बता रही थी। शेखर को याद आया, एक बार मार्केट में सुमी के साथ जब वो घूम रहा था तो फुटपाथ पर से गुजरते हुए एक शोरूम में रुककर ज्वेलरी देखने लगा था। तब सुमी ने शेखर का हाथ खींचते हुए कहा था, चलो ना, कहाँ ये सब देख रहे हो। शेखर ने बड़े प्यार से कहा, देखना, एक दिन मैं तुम्हें बहुत ही खूबसूरत जेवर खरीद कर दूंगा। सुमी ने भी उतने ही प्यार से कहा था, मेरा सबसे बड़ा जेवर तुम हो, मुझे और कोई जेवर नहीं चाहिए। अरे शिखा मैडम, आइए आइए, अग्रवाल साहब की पत्नी ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा। इतनी देर बाद? बताइए जरा, आप लोग को तो फर्स्ट डे आना चाहिए था। आइए अंदर आइए। शेखर भी शिखा के साथ अंदर ड्राइंग रूम में आ गया। चारों तरफ तरह तरह के जेवरात करीने से सजाकर रखे हुए थे, सब में प्राइस टैग लगे हुए थे। अपार्टमेंट में
अपार्टमेंट के ढेर सारे लोग आए हुए थे। सभी जेवरों के प्राइस टैग को पलट पलट कर देख रहे थे और आपस में खुजुर पुसुर कर रहे थे। ये लीजिए शिखा मैडम, ये नेकलेस आपके गले के ही लिए बना हुआ लग रहा है, इतने अच्छे गर्दन के लिए एकदम सूटेबल। और मिसेज अग्रवाल ने वो नेकलेस शिखा के गले पर रख दिया। सामने मिरर में देखकर शिखा की आंखें खुशी से चमक उठी। वो अपने आप को किसी महारानी से कम नहीं समझ रही थी। शिखा उस नेकलेस को अपने गले से सटाकर झूम रही थी। शेखर ने उसका प्राइस टैग उलट कर देखा, 1,23,500। बाप रे, उसके मुंह से निकल गया। क्या बाप रे? अरे आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? आप लोग तो डीआईजी हैं। मिसेज अग्रवाल ने हंसते हुए कहा। डीआईजी? शेखर ने चौंक कर कहा, अरे बाबा, डीआईजी मतलब डबल इनकम ग्रुप। आप दोनों आदमी कमाने वाले हैं, आपको क्या सोचना? नहीं नहीं, शेखर ने कहा और शिखा का हाथ पकड़कर बोला, हमें जरा जरूरी काम है, चलते हैं। ओहो रुको ना, जरा देख लेते हैं। तो चलते हैं, शिखा ने बाँह झटकते हुए कहा। अच्छा ये छोड़िए, वो वाला झुमका देखिए, आपके चेहरे पे 4 चांद लगा देगा। सामने पड़े झुमके को उठाकर मिसेज अग्रवाल ने शिखा के कान से सटा दिया। वाओ, ब्यूटीफुल। देखो ना शेखर, कैसा लग रहा है? शेखर की तरफ घूमकर शिखा ने खुशी से इतराते हुए कहा। शिखा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, देर हो रही है। जब कुछ लेना नहीं है तो क्यों? शेखर ने फुसफुसाकर लेकिन जोर देकर कहा। अरे ये वाला देखिए, सस्ता और सुंदर अंगूठी, हीरे की अंगूठी। लाओ लाओ, अपना हाथ दिखाओ। और शिखा का हाथ पकड़कर अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। गजब, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारी उंगली के लिए ही बना हो, एकदम एंगेजमेंट की अंगूठी की तरह। क्या आपने ऐसी अंगूठी पहनी थी अपनी एंगेजमेंट में? इसे तो आप ना नहीं कह सकती। शेखर ने प्राइस टैग देखा, 40,000 रुपये। वो बोला, नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं। कहाँ महंगा है? इसी अंगूठी की कीमत इस शहर के दुकान में 70,000 रुपये है। वो तो मेरा भाई मेरे कहने पर कुछ माल बिना मुनाफा कमाए पुराने दामों में ही बेच रहा है। मिसेज अग्रवाल ने जिद की। देखिए, हम 40,000 भी नहीं दे सकते, प्लीज आप समझिए, शेखर ने निर्णायक शब्दों में कहा और शिखा की तरफ मुंह मुड़कर बोला, चलो अब चलते हैं। अच्छा भाई, 40,000 नहीं दे सकते तो आपके लिए 10% डिस्काउंट कर देते हैं। ओके, बस कितना हुआ अशोक? जरा कैलकुलेटर में देख के बताओ। मिसेज अग्रवाल ने अपने भाई से कहा। 36,000 रुपये दीदी। ये लो जी, अब तो इतना कम हो गया, 36,000 बस। इतने में तो नकली हीरे की अंगूठी भी नहीं मिलेगी। आपके लिए सिर्फ 36,000 रुपये। अब इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। और मिसेज अग्रवाल ने बिल बनवाने के लिए बोल दिया। देखिए, ये तो ज्यादा है। नहीं नहीं, शेखर एकदम परेशान हो रहा था। अच्छा चलिए, आपके लिए 20% का डिस्काउंट कर देते हैं, मगर किसी को बताना नहीं प्लीज, ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। फिर वो अशोक की तरफ मुड़कर बोली, एक कच्चा बिल बना देना 20% डिस्काउंट करके। ऐसा है कि इतना बड़ा डिस्काउंट हम लोग कंप्यूटर में नहीं डाल सकते, और आप एकदम निश्चिंत रहिए, गारंटी के लिए हम है ना, हीरा है सदा के लिए और हम यहाँ हैं सदा के लिए। और कच्चा बिल 32,000 रुपये का शिखा के हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया। शेखर एकदम से सकते में था, हीरे की अंगूठी सपने में भी नहीं सोच सकता था वो। मगर उसने देखा, शिखा ने बड़े ही शान से पर्स खोला, 32,000 रुपये निकाले और फटाक से मिसेज अग्रवाल के हाथों में दे दिया। ये वही 32,000 रुपये थे जो शेखर ने अपने बचपन के दोस्त रतन से मांग कर लाए थे, किराना वाले का 3 महीने का बिल चुकाने के लिए। उन 32,000 रुपयों से शिखा ने अंगूठी खरीद ली थी, हीरे की अंगूठी। शिखा तो खुशी से झूम रही थी। शेखर को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये औरत कैसे किसी से उधार मांगे हुए रुपये से हीरे की अंगूठी खरीद सकती थी। सोचते सोचते वो अपने फ्लैट में आ गया।
शिखा ने शेखर से कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। समझो तुमने मुझे यह अंगूठी मेरी शादी का तोहफा दिया, अभी तक तुमने मुझे कुछ दिया ही कहा था, और किराने वाले को मैं समझा दूंगी। शेखर उस रात सो नहीं पा रहा था। किराने वाले को देने वाले रुपए जो कि उसने अपने बचपन के दोस्त से झूठ बोलकर उधार मांग कर लाया था, वो शिखा ने हीरे की अंगूठी खरीदने में उड़ा दिए थे। और शिखा, नींद उसे भी कहाँ आ रही थी। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी भी नहीं थी। बार बार उसे देखती और सोचती कि उसके सारे सपने पूरे हो रहे थे। वो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। एक ही बिस्तर पे दोनों लेटे थे, दोनों जागे हुए थे, लेकिन दोनों के जागने की वजह बिल्कुल ही अलग थी। एक दिन सुमी मॉल में कुछ खरीदारी कर रही थी कि उसने देखा कैप्सूल लिफ्ट में शेखर ऊपर जा रहा था। वो किसी औरत से हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसने सोचा शिखा ही होगी वो, और नजरें हटा ली। फिर सकपका कर अपने ड्राइवर रामजतन की ओर देखा। कहीं उसने सुमी को नजरें चुराते हुए देख तो नहीं लिया, मगर वो खुद दूसरी तरफ देख रहा था और अपने हाथों में पकड़े सामानों के थैले को संभाल रहा था। सुमी ने एक चैन की सांस ली। वो नहीं चाहती थी कि रामजतन को उसके पहले पति के बारे में पता चले। रामजतन उसकी बहुत इज्जत करता था, बल्कि उसका भक्त था एकदम। जो कहती जब कहती हमेशा तैयार रहता था, कभी ना नहीं कहता था। लेकिन सुमी ने फिर भी चोर नजरों से देख लिया था। शेखर और शिखा ऊपर वाले फ्लोर के रेस्टोरेंट में जा रहे थे। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुमी मनी मन मुस्कुरा दी। वो भी तो बहुत खुश थी। चलो अच्छा है, सभी खुश रहे और क्या चाहिए। मेम साहब, रामजतन ने बड़े ही दयनीय भाव से कहा, वो मेरी बेटी के स्कूल में आज एटीएम है, उसमें मेरा जाना जरूरी है। एटीएम तो यहाँ भी है, तुम्हें कितने रुपए चाहिए, मैं दे देती हूँ। सुमी ने अपना पर्स खोलते हुए कहा, नहीं मेम साहब, आप समझी नहीं, स्कूल में है। बेटी ने कहा था सभी के पापा मम्मी आएंगे। रामजतन सुमी को समझा नहीं पा रहा था। सुमी समझ गई, वो पीटीएम के बारे में बोल रहा था। हंसकर बोली, वो एटीएम नहीं, पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग। जी 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 वही। अब समय होने वाला है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो बहुत रोएगी। बिन माँ की बच्ची है बेचारी, अगर आप कहें तो मैं जल्दी से जाकर हो आता हूँ। नहीं नहीं, चलो मैं भी चलती हूँ। सुमी भी शेखर को देखने के बाद अब वहाँ रुकना नहीं चाह रही थी और वो स्वचालित सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। स्कूल पहुंचकर रामजतन जल्दी से गेट के अंदर चला गया। सुमी गाड़ी में ही बैठी रही। कार की एसी चल रही थी। कुछ देर में रामजतन अपनी बेटी को लिए हुए बाहर आया। आपसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी। अभी थोड़ी देर में एक रिक्शा आएगा जो हमारे मोहल्ले के सभी बच्चों को स्कूल ले आता है। 4-5 साल की छोटी सी बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत प्यारी लग रही थी। नमस्ते आंटी, बड़े ही प्यार से उसने कहा। सुमी को अपने चौल वाली बच्ची याद आ गई। वो भी ऐसे ही नमस्ते आंटी बोला करती थी। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। सुमी ने उसे कार के अंदर अपने पास बिठा लिया। आहा, कितनी ठंडक है बाबा, आज मैं कार से ही घर जाऊंगी, बच्ची ने बड़े ही भोलेपन से कहा और आराम से फैल कर बैठ गई। रामजतन ने डांटना चाहा, मगर सुमी ने उसकी बात मान ली और कहा, चलो पहले इसे घर पहुंचा दो। रामजतन ने सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम्हारा नाम क्या है? सुमी ने रामजतन की बेटी से पूछा। मेरा नाम है अन्नू, अपने वाटर बोतल से खेलते हुए उसने जवाब दिया। फिर अचानक नजरें उठाकर सुमी की तरफ देखते हुए बड़े ही भोलेपन से पूछी, आपकी बेटी का क्या नाम है? सुनकर पहले तो सुमी थोड़ा सकपका गई, मगर बच्ची के भोलेपन का आनंद उठाने के ख्याल से बोली, मेरी बेटी का नाम भी अन्नू है। अन्नू खिलखिलाकर खनकती हुई हंसी के साथ अपने नन्हे सी हथेली से अपना मुंह ढांपती हुई बोली, बाबा बाबा, आंटी की बेटी का नाम भी अन्नू है। रामजतन बेचारा सकपका गया। क्या क्या बक रही है ये बदमाश लड़की, मनी मन सोचा, मगर प्रत्यक्ष में बोला, बेचारी बिन माँ की बच्ची है मेम साहब, बुरा नहीं मानिएगा।
अरे ऐसा क्यों बार बार बोलते हो, बिन माँ की बच्ची, बिन माँ की बच्ची, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर। सुमी ने प्यार से अन्नू को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आपकी बेटी मुझसे दोस्ती करेगी? पूछते हुए अनु ने सुमी की तरफ देखा और जवाब का इंतजार किए बिना ही वो बोली, आंटी मैं आपके घर चलूं? अब की बार रामजतन को गुस्सा आ गया। चुपचाप से बैठी रह, मेम साहब को क्यों तंग कर रही है। बेचारी अनु रुआसी हो गई, मगर सुमी ने कहा, रामजतन हम लोग अपने घर चलेंगे, आज अनु मेरे घर चलेगी, है ना अनु? और अनु को प्यार से गले लगा लिया। अनु बहुत खुश होकर ताली बजाने लगी। उसे एक नई दोस्त से मिलने की खुशी हो रही थी। घर आते ही अनु ने पूछा, कहाँ है आपकी बेटी? रामजतन बड़ा परेशान हो रहा था अनु की बातों से, मगर सुमी एकदम शांत थी। बोली, चलो मैं मिलाती हूँ तुम्हें अपनी बेटी से, और उसे लेकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। उसे एक बड़े से आईने के सामने खड़ी करके कहा, देखो ये है मेरी बेटी। ये? लेकिन ये तो मैं हूं। अनु ने बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर सुमी को देखकर कहा, हाँ तुम ही तो हो मेरी बेटी। रामजतन दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। वो मॉल से खरीदा गया सभी पैकेट वहीं रूम में एक किनारे रखकर खड़ा हो गया। उस दिन शाम तक अनु सुमी के साथ ही रही, खूब बातें करती रही, तरह तरह की बातें, स्कूल की बातें, अपनी दोस्तों की बातें, बहुत सारी बातें जो कि सुमी की समझ से बाहर थी, मगर वो पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। शाम को जब अश्विन आया तो अनु को देखकर वो भी बहुत खुश हुआ। आप भी आंटी के यहाँ रहते हो? अश्विन को कमरे में देखकर अनु ने पलकें झपका कर पूछा। हाँ? चौंक गया अश्विन, फिर जोर से हंसा। हाँ बेटा, मैं भी आंटी के यहाँ ही रहता हूँ। मैं यहाँ रोज रहूं? वो सुमी की तरफ घूमकर पूछी। सुमी और अश्विन ने एक साथ एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति रिक्वेस्ट झलक रहा था, जैसे दोनों एक दूसरे से कह रहे हो, प्लीज ना मत कहो। रामजतन, सुमी ने उससे इजाजत मांगने के अंदाज में देखा। मैं कैसे ना कह सकता हूँ मैम साहब, लेकिन इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, बहुत उटपटांग बातें करती है ये लड़की। रामजतन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे नहीं, बच्ची का बात का क्या बुरा मानना। और सुमी उठते हुए बोली, चलो फिर मॉल चलते हैं। क्यों? अश्विन ने पूछा। अरे बस चलो, अन्नू भी चलेगी, है ना बेटा? हाँ कार में चलेंगे। ये खुशी से झूम उठी अन्नू। फिर क्या था, सभी मॉल पहुंच गए। सुमी पागलों की तरह खरीदारी कर रही थी मॉल में। अन्नू की साइज का जो भी ड्रेस पसंद आ रहा था बस पैक करवा लेती थी। खिलौने का तो अंबार खरीद ली थी, बच्चों की कार्टून की सीडी, वीडियो गेम और न जाने क्या क्या। इतना सामान था कि कार में बैठने की भी जगह बड़ी मुश्किल से हो पाई थी। रामजतन ये सब देखकर सिर्फ भगवान को लाख लाख दुआएं दिए जा रहा था, और अन्नू तो बस सब कुछ अपनी नन्ही सी बाहों में समेट लेना चाह रही थी। ढेरों कपड़े खरीद डाले थे सुमी ने अन्नू के लिए, यहाँ तक कि नाइट सूट और छोटा वाला टॉवेल भी। आज वो इतनी खुश थी जितना पहले कभी नहीं हुई थी। अश्विन से शादी वाले दिन से भी ज्यादा खुश थी वो आज। कुछ दिन अनु सुमी के घर में ही रह गई थी। पता ही नहीं चलता था कब सुबह होती थी कब शाम होती थी। सुमी का दिन अनु के उठने से शुरू हो जाता था और उसके सोने तक वो उसके साथ ही लगी रहती थी। उसी के साथ उठती बैठती, उसी के साथ खाना खाती, यहाँ तक कि उसी के साथ नहाती भी थी। अब सुमी अन्नू के साथ एकदम रम गई थी। अन्नू भी अब सुमी के बगैर नहीं रह सकती थी। ये सब देखकर अश्विन भी बहुत खुश था। रामजतन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसे तो लग रहा था स्वर्ग मिल गया था, या उससे भी ज्यादा कुछ। एक दिन सुमी ने अश्विन से कहा, क्यों ना हम अन्नू को गोद ले लें लीगली। अन्नू को भी माँ मिल जाएगी और हमें भी बेटी। अश्विन भी यही चाह रहा था, और रामजतन को क्या दिक्कत हो सकती थी बिना माँ की उस बच्ची को
पालने में उसे भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और एक दिन कानूनी तौर पर अन्नू को अश्विन और सुमी की गोद दे दिया गया। अब अन्नू सुमी को मम्मी और अश्विन को पापा कहा करती थी। रामजतन को बंगले में ही पीछे एक क्वार्टर बनवा दिया गया था। अन्नू उसे आज भी बाबा ही कहती थी। अन्नू का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दिया गया था। अब वो मम्मी और बाबा के साथ कार से स्कूल जाती थी और पढ़ाई में भी अन्नू बहुत अच्छी थी। इसी तरह 10 साल बीत गए और हंसी खुशी का समय व्यतीत हो रहा था। रामजतन एक दिन शाम को अपने क्वार्टर में खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ी सी दिखने वाली औरत दरवाजे पर दिखी। रामजतन नजदीक जाकर देखा तो चौंक गया। तुम? और फिर ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोला, आओ आओ, अंदर आओ, और दरवाजे पर रास्ता छोड़ दिया। वो औरत बहुत ही जीर्ण शीर्ण कपड़े पहने हुई थी। लगता था कई दिनों से खाना भी नहीं खाई थी। चेहरे पर झुर्रियां फैल गई थीं। रामजतन ने 2 थाली में खाना निकाल कर कहा, आओ खाना खाते हैं, बहुत दिन हो गए साथ खाना खाए। वो औरत चुपचाप खाना खाने लगी। कई दिनों की भूख मिटा रही थी वो। खाते खाते रामजतन ने पूछा, यहाँ का पता कैसे चला? कई दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। स्कूल भी गई थी, वहां भी अन्नू का कुछ पता नहीं चला। आज बाजार में सुखी राम मिल गया किस्मत से, तो उसी ने बताया तुम्हारे बारे में। ओह सुखी राम, हाँ कल भी उससे मुलाकात हुई थी। एक वही तो रह गया था जिससे मैं कभी कभी मिला करता हूँ, वरना सब कुछ छोड़ दिया है हमने वहां का। अब तो उस तरफ जाता भी नहीं हूँ। और हाँ, अन्नू को तो देखोगी तो पहचानोगी नहीं। वह अब साहब के घर में रहती है। उन लोगों ने उसे गोद ले लिया है। खाना खा लो तो चलता हूँ, उससे मिलवा दूंगा। रामजतन बहुत खुश होकर बोला। वो औरत और कोई नहीं, शिखा ही थी, रामजतन की पत्नी शिखा, जो अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर अपने ऊंचे ऊंचे ख्वाब पूरा करने के लिए शेखर से शादी कर ली थी और सुमन को बेसहारा कर दिया था। और बाद में शिखा के बिना कंट्रोल वाले खर्चे से परेशान होकर शेखर हाई बीपी का शिकार हो गया था। वो बराबर टेंशन में रहने लगा था और इसी टेंशन में एक दिन उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि उसकी स्पॉट डेथ हो गई थी। बहुत सारे कर्जे और कईयों के बकाया ने शिखा को बर्बाद कर दिया था। उसे फ्लैट छोड़ना पड़ा था। सारे सामान भी या तो बिक गए थे या कर्जदारों द्वारा उठवा लिए गए थे। अब शिखा के खराब रेपुटेशन की वजह से नौकरी भी छूट गई थी। शिखा दर दर को भटकने, ठोकरें खाने को मजबूर हो गई थी। वो मन मार कर वापस अपने पहले पति रामजतन के घर गई थी, मगर रामजतन वहां नहीं रहता था। अब वहां से उसके नए पते के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पाया। इधर उधर भटकते हुए आज वो किसी तरह रामजतन के पास पहुंच पाई थी। रामजतन ने भी बिना कुछ पूछे, बिना किसी शिकायत के उसे अपने घर में जगह दे दी थी। उसके लिए उसकी बच्ची का भविष्य बन गया था, बस और कुछ नहीं चाहिए था। खाना खाने के बाद वो शिखा को लेकर बंगले की तरफ बढ़ा। शिखा बहुत नर्वस थी। इतने दिनों के बाद अपनी बेटी से मिल रही थी। बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वो रुक गई। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें। क्या बोलेगी वो अन्नू को? कहाँ थी इतने दिनों तक? क्यों छोड़कर चली गई थी वो इतनी छोटी सी उम्र में उसे? उसने बाहर से ही झांक कर देखा। अन्नू आज 15-16 साल की हो गई थी। वो इवनिंग गाउन में बहुत सुंदर दिख रही थी। वो पियानो के सामने स्टूल पर बैठकर पियानो बजा रही थी। सोफे पर बैठे अश्विनी सिंह को वो पहचान गई। कई बार उसकी फोटो अखबार में देख चुकी थी। अश्विनी सिंह वहीं सोफे पर बैठकर उसकी धुन का आनंद उठा रहे थे। सुमी वहीं अन्नू के पास खड़ी उसे बड़े प्यार से निहार रही थी। सुमी को देखकर शिखा सन्न रह गई। उसके मुंह से निकल गया, अरे ये तो सुमन है। सुमन की फोटो वो एक बार शेखर के पर्स में देख चुकी थी और उसे निकालकर टुकड़े टुकड़े करके कूड़े में फेंक दिया था। हाँ, वो सुमन मैम साहब है। उन्होंने ही तो अन्नू को जिद करके गोद लिया था, रामजतन ने बताया। अब शिखा का सिर चक्कर देने लगा था।
अपने आप को धिक्कार रही थी वो। कहाँ शिखा ने सुमन से उसका पति छीनकर उसको एकदम से बेसहारा कर दिया था, और वही सुमन उसकी बेटी को अपनाकर कितनी ऊंचाई पर बिठा दी थी। शिखा से एक पल को भी अब वहां रुका नहीं गया। वो वापस मुड़ी और क्वार्टर में आ गई। वो अपनी गलती पर पछताने के काबिल भी नहीं बची थी। रामजतन ने उसे बहुत ढाढ़स दिया। सब ठीक हो जाएगा, जो किस्मत में लिखा था हो गया, अब जाने दो। पियानो की धीमी मधुर आवाज अभी भी आ रही थी। रामजतन ने शिखा के सोने का इंतजाम कर दिया और खुद भी सो गया। शिखा सो नहीं पा रही थी। वैसे भी कई दिन हो गए थे उसे नींद आए हुए। क्या थी वो और आज क्या हो गई थी। सुमन को महीने का खर्च दिलवाने का बोलकर शिखा ने शेखर को अपना पति बना लिया था, और आज वो खुद दाने दाने की मोहताज थी। और सुमन को तो पता भी नहीं था कि अन्नू उसके पहले पति के दूसरी पत्नी के पहले पति की बेटी थी। ये रिश्ते भी क्या चीज होते हैं। शिखा ने देखा रामजतन आराम से सो रहा था। बंगले की बत्ती बुझ चुकी थी। लगता है अन्नू, उसकी बेटी अन्नू, वो भी सो चुकी थी। उसने इधर उधर देखा, एक कागज और कलम ढूंढा और कुछ लिखने बैठ गई। बहुत कुछ लिखा, अपनी पिछली जिंदगी, अपनी सारी गलतियां, कई बार माफी मांगे, और अंत में लिखा कि वो जा रही है जहां उसे किस्मत ले जाए। अपनी जिंदगी उसने अपने हाथों ही तबाह की है। उसने लिखा, मैं जा रही हूं जहां मेरी तकदीर ले जाए। यहां रही तो कभी न कभी सब भेद खुल जाएंगे। शायद सुमन भी मुझे पहचान जाए और फिर अन्नू के साथ भी उसका व्यवहार बदल जाए। नहीं नहीं, आज मैंने रिश्ते की अहमियत को जान लिया है। अब मैं अपनी खुशी के चलते किसी और रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। और वो चुपचाप बाहर निकल गई। धुंध छाई हुई थी। शिखा धीरे धीरे चलती हुई धुंध में खो गई।